Welcome to this new chapter on amphibian metamorphosis. सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस एक रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो एक लार्वा को एडल्ट में चेंज कर देता है और इस चेंज के साथ साथ बहुत सारे दूसरे चेंजेस होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिकल और बिहेवियर में आते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट वो एनिमल पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होकर एक नया एनिमल बन जाता है। मेटामॉर्फोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय दिस डायग्राम। ये देखिए एक डायग्राम है जिसमें फ्रॉग बन रहा है, एग्स, पूरा लाइफ साइकिल दिख रही है जिसमें एग्स हैं, एग्स आगे डेवलप हो रहे हैं, इट अंडरगोज लावा, देन इट बिकम्स टैडपोल, टैडपोल से वापस वो फ्रॉग बन जाता है। ये पूरा एक मेटामॉर्फिक साइकिल है। सो इस साइकिल के द्वारा बहुत सारे प्रक्रम डिफाइन होते हैं। ये सारे चेंजेस उसके हैबिटेट में, एनिमल के हैबिटेट में, उसकी इकोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, बिहेवियर में और उसके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से होते हैं और लार्वा पूरी तरह से बदल करके एक नया एनिमल बन जाता है। ये सारे परिवर्तन उसकी पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं और इन्हीं को हम मेटामॉर्फोसिस का नाम देते हैं। ये मेटामॉर्फोसिस वर्ड ग्रीक वर्ड आया है जिसका मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म। जंतुओं के अंदर इस तरह का मेटामॉर्फोसिस होलोमेटाबोलस या पूर्ण कायांतरण या होमोमेटाबोलस के नाम से जाना जाता है। मेंढक के अंदर ये मेटामॉर्फोसिस प्रोग्रेसिव तरह का होता है, मतलब जब मेटामॉर्फोसिस के द्वारा टैडपोल फ्रॉग बन जाता है तब वो अपने ओरिजिनल प्रिमिटिव कैरेक्टर्स को खो करके एडवांस कैरेक्टर्स को प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे फीचर्स वो एडवांस्ड लेता है और बहुत सारे फैक्टर्स वो डीग्रोथ अंडरगो करता है। जहाँ जहाँ डीग्रोथ अंडरगो करता है, जैसे कि जब उसकी टेल होती है या पूंछ होती है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो यहाँ पे नेक्रोबायोटिक प्रोसेस होते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रोसेसेस मिल करके ये मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। नाउ चेंजेस जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान आते हैं, इन सारे चेंजेस को प्री मेटामॉर्फोसिस, प्रो मेटामॉर्फोसिस और मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स के रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेज प्री मेटामॉर्फिक चेंजेस में लार्वा ग्रो करता है लेकिन उसके हैबिटेट में कोई खास चेंज, नोटिसेबल चेंज नहीं आता। प्रो मेटामॉर्फोसिस के टाइम ये टैडपोल वाटर ड्वेलर ही रहता है, मतलब पानी में ही रहता है, लेकिन इसके बॉडी की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके हाइंड लेग्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो ये सारे चेंजेस बहुत तेज़ी से आते हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और इनके अंदर कायांतरी चरम पहुंच जाती है जिसको हम मेटामॉर्फिक क्लाइमैक्स कहते हैं। इसी दौरान बहुत सारे दूसरे चेंजेस आते हैं जो इसकी हार्मोनल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करते हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करते हैं। वो सारे चेंजेस हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ मेटामॉर्फोसिस के दौरान बहुत डिफरेंट तरह के चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस हम कुछ इवेंट्स में स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एनिमल एवोल्यूशनरी लाइन में प्रोग्रेस करता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस के द्वारा वो एडवांस कैरेक्टर्स प्राप्त करता है। दूसरी तरह का मेटामॉर्फोसिस होता है और ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एन्यूरेंस में जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें पाया जाता है। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जब एनिमल मेटामॉर्फोसिस के द्वारा कुछ ऑर्गन्स को डिजेनरेट करता है या इट गोज डाउन द लाइन ऑफ एवोल्यूशन, तब हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और ये पाया जाता है एस्कीडिया में जहाँ पे नियोटनिक फॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैलमेंडर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट मेटामॉर्फोसिस जो बहुत ज़्यादा लेवल्स पे स्टडी किया जाता है। सबसे पहले हम मेटामॉर्फोसिस को स्ट्रक्चरल लेवल पे स्टडी करते हैं और स्ट्रक्चरल लेवल पे स्टडी करने के लिए मेटामॉर्फोसिस से पहले एक फ्रेशली हैच्ड टैडपोल लार्वा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं वो इस तरह हैं। एक फ्रेशली हैच्ड टैडपोल लार्वा में लिम्ब्स नहीं होते, उसका बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड रहता है।
एक छोटी सी ओपनिंग वेंट्रली सिचुएटेड रहती है उसकी टेल के नीचे, जिसको एनस कहते हैं। एक एडहेसिव सकर उसके हेड में वेंट्रल तरफ प्रेजेंट होता है, जहाँ से लार्वा अपने आप को एक्वेटिक वीड्स के साथ अटैच कर देता है। उसके माउथ नहीं होता है और वो कोई भी चीज़ या भोजन बाहर से ग्रहण नहीं कर सकता है। केवल योक मटेरियल जो स्टोर्ड रहता है उसी के द्वारा वो भोजन लेता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के नाम पे 3 जोड़े एक्सटर्नल गिल्स के प्रेजेंट होते हैं जो हाईली वैस्कुलर होते हैं। कुछ टाइम बाद एक माउथ बन जाता है सकर के पास। इसके साथ साथ माउथ में हॉनी जॉज भी आ जाते हैं। पूंछ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और साथ साथ डॉर्सल और वेंट्रल फिन बन जाते हैं। मसल्स वी आकार की मायोटोम्स के रूप में दोनों पैचेस में दोनों तरफ डेवलप हो जाती है। और इस टाइम तक फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा वीड्स, एक्वेटिक वीड्स जो पानी में पाए जाते हैं, उनको खा करके जिंदा रहता है। एज अ रिजल्ट, क्योंकि वो हर्बीवोरस होता है, उसकी डाइजेस्टिव कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अपनी इस एक्सट्रीमली लंबी एलिमेंट्री कैनाल को अकोमोडेट करने के लिए वो स्पाइरली कॉइल हो जाता है। अब जब वो फ्रेशली टोड बनता है तब ये सारे चेंजेस उसके अंदर देखे जाते हैं, जैसे उसकी पूंछ एब्जॉर्ब हो जाती है या वो टेल लेस हो जाता है। वो अपना पैतृक घर मतलब पानी छोड़ करके लैंड में आ जाता है, ज़मीन पे आ जाता है, जहाँ पे वो हॉप करके या कूद के अपनी लाइफ बिताता है। उसका जबड़ा और ज़्यादा वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और बोनी जॉज उसके हॉर्नी जॉज को रिप्लेस कर लेते हैं। अब उसकी फूड हैबिट कार्निवोरस हो जाती है, मतलब पहले वो हर्ब्स खाता था, अब वो एनिमल्स खाने लग जाता है, छोटे छोटे कीड़े पतंगे खाने लग जाता है। इस वजह से एलिमेंट्री कैनाल जो उसकी बहुत लंबी और कॉइल थी वो भी छोटी हो जाती है। ये सारे चेंजेस एक टैडपोल के अंदर आ जाते हैं और इन्हीं की वजह से इन चेंजेस को हम बहुत सारे हेडिंग्स में डिस्कस कर सकते हैं। वो सारे इस प्रकार हैं। पहला चेंज उसके हैबिट और हैबिटेट में, मतलब खाने पीने रहने के हिसाब से उसके अंदर ये चेंजेस आते हैं। मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ लार्वा अपना एक्वेटिक मीडियम छोड़ करके ज़मीन पे आ जाता है। वो हर्बीवोरस लाइफ त्याग करके कार्निवोरस लाइफ लीड करता है, मतलब वो अपनी शिकार करने वाली हैबिट्स डेवलप कर लेता है और बहुत ज़्यादा स्विफ्टली और एक्टिवली स्विम करने लग जाता है। साथ ही साथ जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस चलता है वो अपनी एक्वेटिक लाइफ छोड़ करके ज़मीन पे छलांग लगा लेता है। दूसरा चेंज जिसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल चेंज, इसमें 2 प्रकार के चेंजेस होते हैं। एक वो जो उसको एडवांस स्टेज में पहुंचाता है और दूसरा जो उसको थोड़ा सा प्रिमिटिव वो देते हैं। पहला रिग्रेसिव चेंजेस। रिग्रेसिव चेंजेस मतलब जो ऑर्गन्स थे वो ख़त्म होने लगते हैं। इनमें सबसे पहले टेल और टेल फिन के टिश्यूज़ पूरी तरह से बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, तो टेल गायब हो जाती है। हॉनी जॉज झड़ जाते हैं और माउथ में एक स्लिट जैसा खुल जाता है। एक्सटर्नल गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं और फेरेंजियल कैविटी के साथ वो केवल गिल स्लिट्स के द्वारा कम्युनिकेट करता है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कम हो जाती है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में चेंजेस आते हैं और ब्लड वेसल्स रिड्यूस हो जाती हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन्स सारे डिसअपियर हो जाते हैं और स्पाइरकल और ओपर्क्युलम डिसअपियर हो जाती है। कुछ वो चेंजेस जो उसको एडवांस स्थिति में पहुंचाती हैं वो इस प्रकार हैं। उसके फोर और हाइंड लिम्स दोनों अपने साइज में बढ़ जाते हैं। हाइंड लिम्स कुछ ज़्यादा बढ़ते हैं तेज़ी से। इसकी जीभ बहुत लंबी हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है और बाइफिड हो जाती है, जिससे कि उसको प्रे कैप्चर करने में आसानी रहे। आंखें बहुत बड़ी बड़ी और प्रोमिनेंट हो जाती है और आंखों के ऊपर आईलिड और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स बकल कैविटी के साथ इंटरनल नॉस्ट्रल्स के द्वारा कम्युनिकेट करती है। टिम्पैनम और मिडल ईयर डेवलप हो जाता है।
लिवर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट अब 3 चैम्बर्ड हार्ट में बदल जाता है, किडनीज भी प्रोनेफ्रॉस से मीजोनेफ्रॉस बन जाती है। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस जो मेटामॉर्फोसिस के दौरान होते हैं वो इस प्रकार हैं। सीरम प्रोटीन मेटामॉर्फोसिस के साथ साथ करीबन दुगना हो जाता है अमाउंट में। हीमोग्लोबिन का बायोसिंथेसिस और उसका कॉन्सेंट्रेशन एडल्ट में बढ़ जाता है। लिवर में डीएनए सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस और ऑर्निथिन यूरिया साइकिल के लिए एंजाइम बढ़ जाती हैं एडल्ट स्टेज में। एल्कलाइन फॉस्फेटेज और हाइड्रोलेज कम हो जाती हैं एडल्ट स्टेज में। लास्ट प्रकार के चेंजेस जो उसकी फिजियोलॉजी में आती हैं वो इस प्रकार हैं कि मेटामॉर्फोसिस के स्टार्ट में पैनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन सिक्रीट करने लगती है, इसका मतलब लिवर का रोल बढ़ जाता है। लावल स्टेज में इसकी जो एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का अमोनिया था, लेकिन जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस होता है वो यूरिया सिक्रीट करने लग जाता है, मतलब इसका नाइट्रोजिनस एंड प्रोडक्ट यूरिया हो जाता है। तो इट टर्न्स फ्रॉम अमोनोटेलिक टू यूरियोटेलिक बिकॉज ऑफ चेंज इन हैबिटेट। All these changes actually bring a transition of the animal from the larva to the adult stage. कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे जो साइंटिस्ट की डिस्कवरी के साथ एसोसिएटेड हैं कि ब्रेन ये सब मेटामॉर्फोसिस के साथ ही रिलेटेड हैं। ब्रेन इस दौरान इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ न्यूरो सिग्नल्स भी भेजने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स, और इन्हीं सब सिग्नल्स की वजह से बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल रहता है। ये भी पाया गया है कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीच एक पोर्टल सिस्टम डेवलप होता है। इसी पोर्टल सिस्टम के कारण हाइपोथैलेमस से ब्लड सीधे हार्ट में जाने के बजाय पिट्यूटरी ग्लैंड में चले जाता है। इस ब्लड में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के केमिकल सिग्नल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस के ऊपर थैलेमस सिचुएटेड रहती है जो एनवायरनमेंट से सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है। दोनों हाइपोथैलेमस और थैलेमस मिल करके आगे के लिए मेटामॉर्फोसिस के लिए निर्णय लेते हैं। ये सारे निर्णय कुछ इस प्रकार होते हैं जो इसको मेटामॉर्फोसिस में हेल्प करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस ये कहता है कि मेटामॉर्फोसिस के दौरान थायराइड हार्मोन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो इस तरह की हार्मोन्स जिनको हम T3 और T4 हार्मोन कह रहे हैं या जिनको थायरॉक्सिन भी कहा जाता है, ये ज़रूरी होती है बायोकेमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के लिए जब एन्यूरन मेटामॉर्फोसिस होता है। दोनों हार्मोन्स इंडक्शन द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और इन्हीं के द्वारा डिफ्रेंसिएशन का प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। एज अ रिजल्ट थायरोट्रोपिन हेल्प करता है TSH प्रोड्यूस करने में, जो आगे जा कर के TSH के लेवल्स बढ़ाता है। प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में प्रोलैक्टिन लेवल हाई रहता है, लेकिन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायराइड हार्मोन का लेवल कम होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी लिंक भी पुअरली डेवलप्ड रहता है प्री मेटामॉर्फिक स्टेज में। जैसे जैसे प्रो मेटामॉर्फिक स्टेज आती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का लिंक डेवलप होने लग जाता है, स्टैब्लिश होने लगता है। प्रोलैक्टिन लेवल अब कम हो जाता है, लेकिन TSH और T3 और T4 के लेवल्स बढ़ते हैं। मेटामॉर्फिक स्टेज जब क्लाइमैक्स पे होती है तब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल एकदम से बढ़ जाता है और बाद में वो स्टेडी और मेंटेन रहता है। TSH का हाई लेवल क्लाइमैक्स तक रहता है और बाद में T4 का लेवल भी कम हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट होने में मदद करता है।
तो मेटामॉर्फोसिस एक्चुअली एक सिग्नल है एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, या हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस मार्क करता है एम्ब्रियोजेनेसिस के कंप्लीशन का। कुछ और डेवलपमेंटल प्रोसेस जो इस मेटामॉर्फोसिस के साथ जुड़े हुए हैं वो भी साथ ही साथ पूरे होते हैं, जिसकी वजह से एनिमल की पूरी फिजियोलॉजी और उसका मोर्फोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं कि मेटामॉर्फोसिस एक बहुत कॉमन प्रोसेस है जो एक ट्रांजिशन मार्क करता है एम्ब्रियोनिक और एडल्ट लाइफ के बीच में। इस प्रोसेस के द्वारा केवल इकोलॉजिकल सिस्टम ही चेंज नहीं होता एनिमल के लिए, बल्कि इकोलॉजिकल निच में भी डिफरेंस होता है। इकोलॉजिकल निच को हम कहते हैं द फंक्शनल रोल विद द एनिमल परफॉर्म्स। तो इसके फंक्शनल रोल्स चेंज होते हैं ट्रांजिशन के साथ साथ। एज अ रिजल्ट द लार्वा अंडरगोज ट्रांजिशन एंड इट बिकम्स अ यंग एडल्ट। इस प्रोसेस के साथ साथ एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर चेंजेस आते हैं, और ये सारे चेंजेस डीपली फंडामेंटली और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, सब एक दूसरे के साथ पेस रखते हैं और एनिमल लार्वा से एडल्ट बन जाता है। एंड दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट्स। थैंक यू।